हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और आज से जेईई मेंस 2023 वालों के लिए मैं 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और लाइन बाय लाइन पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करते हुए चलेंगे दोस्त। कुछ बातें इस पूरी सीरीज से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट तब हो सकता है जब ये चार बातें आप दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख कर बैठेंगे। हर क्वेश्चन आप सबसे पहले खुद के लेवल पे सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लिखते चलेंगे, हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और लास्ट में पाएंगे कि लेट से मैंने 25 क्वेश्चंस करवाए। आपके लेट से 20 करेक्ट थे। दो आपने अटेम्प्ट नहीं किए और तीन रॉन्ग हो गए, तो आप जितना जेई मेंस में मार्क्स आता है 4 मार्क्स -1, करेक्ट करने के लिए +4, इनकरेक्ट हो तो -1, उसके हिसाब से आप एनालाइज जरूर करते चलेंगे। और हर वीडियोस को लेटेस्ट पाने के लिए आप मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्त, लाइन वाइज क्वेश्चन नंबर के साथ मैं हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, which set is expected to show the smallest difference in first ionization energy। पहली आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस किन के लिए कम रहता है, किन के लिए कम रहता है दोस्त, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चार ऑप्शन से वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ना, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो 3D सीरीज से जाएगा। 3D सीरीज आयरन कोबाल्ट निकल, इनके बीच जो आयनाइजेशन एनर्जी का गैप रहता है, और इवन साइज का भी होता है ना, साइज भी आ रहा होता, तो साइज का गैप भी काफी कम रहता है 3D सीरीज में इन एलिमेंट्स के बीच। तो करेक्ट आंसर वुड बी आयरन कोबाल्ट निकल फैकोनी। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, मूल कंसेप्ट से उठाया गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्टेड है और आपके इन 500 क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत कुछ सीख लेंगे, बट हर क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीनियम एक एलिमेंट जिसकी कंपाउंड है, कोई क्लोराइड का सॉल्ट है रीनियम का, उसमें 63.6% रीनियम है। कहते हैं कि उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होगा। दोस्त सोचकर देखना, यदि परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहा है, तो क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ कि 100% है तो उसमें रीनियम कितना है। क्लोराइड का सॉल्ट है ना, तो कुछ तो रीनियम होगा और कुछ क्लोरीन होगा। रीनियम कितना है 63.6, तो क्लोरीन कितना 100 में से माइनस कर लो, टोटल तो 100 है ना, तो 63.6 में से माइनस कर दूंगा तो क्या, दो उसमें 36.4 लिख सकता हूँ। आप कैसे लिखेंगे, आप टेबल बनाएंगे कौन कौन सा, रीनियम और क्लोरीन, वेट कितना कितना हो गया 63.6 एंड दैट वुड बी 36.4। मोल्स निकालो दोस्त, मोल्स 63.6 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट 186, 63.4 डिवाइड बाय 35.5, रफली ये कितना हो जाएगा दोस्त। रफली आपको यूज करना है पेन और पेपर और सॉल्व करना है। रफली मैं लिखूँ ना, रफली देखना, रफली 60 × 3 180 के अप्रॉक्स होता है, तो 0.34 के आसपास लिख लूँ क्या। और ये रफली कितना रहेगा ये दोस्त, आप देखो तो रफली 1 के आसपास आ जाएगा क्या, रफली एकदम रफली अराउंड लगभग 1.02 के आसपास। अब सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए जो नंबर सबसे छोटा है उससे पूरे को डिवाइड कर लो, 0.34, और यहाँ कितना 1.02 डिवाइड बाय 0.34, ये रफली 1, ये रफली 3 अराउंड। तो क्या आपका फॉर्मूला ReCl3 बन गया क्या, रीनियम ट्राइक्लोराइड बन गया रीनियम +3 के अंदर। करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। कैसे कैसे किया आप फिर सोचिएगा। मास था, दोनों का मास लिया, मास से मोल्स निकाले, मोल से सिंपलेस्ट रेशियो बना डाला दोस्त। देख लीजिए आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन भी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, हालांकि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक प्यारा क्वेश्चन, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करें। करेक्ट आंसर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। देखो, आइए करते हैं डिस्कस। सबसे बढ़िया बेस वो होगा जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे, और डोनेट भी कहाँ करे, बाहर। ठीक है, अब देखो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यानी कोई रेजोनेंस में नहीं है, दैट इज नॉट इन रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस में नहीं है तो दोस्त बाहर डोनेट कर देगा ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये थर्ड वाला निकल कर आ रहा होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब थर्ड तो सबसे पहले होगा, थर्ड के बाद लड़ाई, देखिए लड़ाई, ये अमाइड है,
बहुत आराम से देखना, अमाइड है, ये भी अमाइड है, और ध्यान से देखना ये अमाइन है, चाहे एरोमेटिक हो। अमाइंस ज्यादा बढ़िया बेस होते हैं, अमाइंस ज्यादा बढ़िया बेस होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइंस। तो थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा क्या? अब इसके बाद कैसे सोचूं? अब देखो ना, मिथाइल का प्लस आई मिल रहा है क्या, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा ही होगी, तो सेकंड और लास्ट में सबसे वन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन, 3 4 2 1। करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। हाय हाय, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है मीन्स में दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, पीके वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, पीके वैल्यू पूछ रहा है, आपको करना क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ जब अरेंज करनी है ना, तो H प्लस हटा दो। एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी अरेंज करनी है तो आप H प्लस हटा दो। सोच कर देखना, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर ये H देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर भी H है। आप सभी से H प्लस हटा दीजिए। आप यहाँ पर H प्लस हटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ एक H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, और ये देखना एक बार यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब इन तीनों माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दोस्त ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो 1 और 2 में ज्यादा बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? के का ऑर्डर लिख रहा हूँ, 2 then 1। 3 तो फिर सबसे लास्ट में ही आएगा क्योंकि एरोमेटिक ही नहीं है। 2 then 1। तो दोस्त ध्यान से सोचना, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और ये बहुत बेशरम लोग हैं, ऐसा ऑप्शन देकर भी रखते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पीके का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा क्या, 3 then 1 then 2, 3 1 2। करेक्ट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, ए आगरा। पता लगा क्या किया है? एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी पूछे कंपाउंड से H प्लस हटा, H प्लस हटाओ, अनायन बनाओ, अनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, आंसर ढूंढो। अगला क्वेश्चन भैया, इसमें चलेगा वालिया का जुगाड़। आपको पता ही है अपने कितने जुगाड़ हैं यूट्यूब पे भी। दोस्त एलिंगम डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन, और डर को मैं भगा दूंगा आपके नजरों से, क्योंकि अब आ रहा है मार्केट में वालिया का जुगाड़। ये जुगाड़ कहता क्या है? ये जुगाड़ कहता क्या है? सोच कर देखना, सिर्फ एक लाइन ध्यान रखना, एलिंगम डायग्राम का सारा सारा खेल यहाँ हो जाएगा वालिया के जुगाड़ में। क्या मैं लिख दूं? मैं लिख देता हूँ, नीचे वाला कर, राइटिंग पे मत जाना दोस्त, शब्दों पे जाना सीखना। नीचे वाला कर ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, बस इतना दिमाग में रिड्यूस कर देगा। इतना दिमाग में सेट कर लिया ना, ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, आज तक बना ही नहीं जिससे आप ना कर पाए। कर देगा। क्या कहा है मैंने? कि नीचे वाला कर ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। देखना कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कहता है कि एफईओ को रिड्यूस करना है, ये वाला कर, मैं रेड से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कर एफईओ का है, ये हर टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, नहीं। क्यों? अभी सोचते हैं। आप 1500 केल्विन को ध्यान से देखो, 1500 केल्विन, 1500 केल्विन के नीचे कर्व कौन सा है? ये मैंने इसको रेड क्यों किया? ये कार्बन वाला कर्व है क्या? ये कार्बन वाला, ये कार्बन वाला जो कर्व नीचे है, नीचे वाला कर्व ऊपर वाले को रिड्यूस हो जाए कर देगा। तो क्या टेम्परेचर जब लेस देन 1500 केल्विन है, तो सोचकर देखना, आयरन ऑक्साइड क्या रिड्यूस हो जाएगा? आयरन में, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीयू में। क्या ही रिएक्शन होगी? 1500 केल्विन से नीचे में कौन सा कर्व है? कार्बन का कर्व है, और नीचे वाला कर्व ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, यानी 1500 से कम में, 1500 से कम में तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अरे है, तो फोर्थ आंसर आ गया ना, ध्यान से देखो ना। और 1500 से ज्यादा कौन है? 1500 से ज्यादा तो, 1500 से ज्यादा केल्विन पे तो आयरन ऑक्साइड का कर नीचे है, तो नीचे वाला तो ऊपर को रिड्यूस करेगा ना। कहना क्या चाहते हैं? 1500 से कम में टेम्परेचर पे नीचे का कौन सा है? कार्बन वाला, तो कार्बन वाला किसको रिड्यूस कर देगा? ऊपर वाले को। खत्म, यही पूछना चाह रहा था, फोर्थ आंसर। नहीं समझ में आया फिर से इसी बात को मेरे दोबारा सुनना दोस्त, क्वेश्चन आसान है, सीख लोगे। जुगाड़ किसी को पता लग गया हो तो एक थम्स अप और एक कमेंट करके बताना, सर एलिंगम डायग्राम वाला जुगाड़ मस्त था। बताना जरूर कि एलिंगम डायग्राम वाला जुगाड़ मस्त था। 5 क्वेश्चन निपटा दिए, 5 क्वेश्चन। ये डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व प्लॉट करते हैं अपन लोग एलिंगम डायग्राम में। 6th क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लगभग हर चैप्टर से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 500 बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो मेंस में आएंगे।
आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके। कहते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों, कौन से आयन के कारण हो जाता है जो पीने वाले पानी में बहुत ज्यादा हो। एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन किससे है, एनसीईआरटी से। आपको आता है मतलब आता है, और नहीं आता मतलब नहीं आता। करेक्ट आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाए ना, ये एनसीईआरटी है, नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मैक्सिमम पीने वाले पानी में नाइट्रेट कितना अमाउंट हो सकता है, 50 ppm। यदि नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो एक डिजीज कॉज करता है मिथेग्लोबिनिया, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। छोटा बच्चा, छोटे बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है, बच्चा नीला पड़ जाता है। मिथेग्लोबिनिया पता है क्या है, मीथेन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है, बच्चा नीला पड़ जाता है, नीला, ब्लू बेबी सिंड्रोम। दिक्कत हो गई क्या, नीला कौन, बेबी। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कब, जब नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट यानी नहीं होना चाहिए, कौन, बच्चे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, क्या दिक्कत हो गई, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, बच्चा नीला पड़ गया, याद रखना। आय हाय बहुत शानदार और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सीरियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्त लिखते भी जाना, लिखते भी जाना, सीरियम +4 में एक पावरफुल, मैं लिख देता हूँ, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्त। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और क्योंकि ये लेंथेनॉइड्स, क्योंकि ये लेंथेनॉइड्स हैं, तो दोस्त क्या क्या आप सीरियम से लुटेशियम, दोस्त क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एफ ब्लॉक का, मैं डायरेक्ट इन जनरल एफ ब्लॉक लिखता हूँ, लेंथेनॉइड्स और एज वेल एज एक्टिनॉइड्स, कॉमन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो रहेगा ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है, और +4 में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा क्या। कन्फिग्रेशन याद है तो वेल एंड गुड, सीरियम विद एटॉमिक नंबर 58, लेंथेनॉइड एलिमेंट, सीरियम विद एटॉमिक नंबर 58, ठीक है, लेंथेनम के जस्ट बाद है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +4, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ जब बात चली है तो दूर तक जाएगी कि आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया के चैनल पे। लिख लो ये बात भी, यूरोपियम 2+ में, यूरोपियम 2+ में एक गुड, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्त। खाली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, बहुत कुछ सीखते भी जा रहे हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। एक आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन डाला, क्या है, ओवरलैप ऑफ विच ऑर्बिटल कैन नेवर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। कभी भी पाई बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल नहीं बना सकते दुनिया में, दुनिया में सबको पता है एस ऑर्बिटल का जन्म पाई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं हुआ, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते दोस्त, मैं क्या करूं। हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, दे प्रेफर हेड ऑन ओवरलैपिंग, आमने सामने टकराते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो सीखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है दोस्त। ये ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप लोग गलती करेंगे मुझे पता है ना। फॉल्स पूछा है, फॉल्स, आप जल्दबाजी में पहला पढ़ेंगे खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। ए स्टेटमेंट कहता है बॉइलिंग पॉइंट के करेक्ट ऑर्डर में क्या सबसे ज्यादा पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, जी हाँ। मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर भी लिख देता हूँ ताकि कभी दोस्तों को दिक्कत ना आए, H2T, H2SC, H2SC बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर, और वाटर का सबसे ज्यादा, यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। पानी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, बी को देखना, पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ओह पानी से ज्यादा है, होली आ रही है, बच के रहना, मौसम में तो खतरनाक चेंज है, मैं भी कुछ टाइम से काफी बीमार था, इवन आज भी हालत तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिल रहा है, वो बार बार फोर्स कर रहे हैं, बोले अभी निपटाते हैं, वीडियो बनाते हैं। पानी को देखिए, पानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, H बॉन्ड्स बनाएगा, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो ये 2 भी बॉन्ड्स H बॉन्डिंग करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्ड्स बनाता है, याद भी रखना, वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक क्वेश्चन मेंस 2023 में आया, क्या, कि बढ़िया मैं लिखता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ, आप ही ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग क्या है, आइस में ज्यादा बढ़िया है,
बर्फ में ज्यादा बढ़िया एच बॉन्डिंग है क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज होने से एच बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ चेंज हो जाती है। लिक्विड वाटर में देन इम्प्योर वाटर। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस में आया कि बर्फ के अंदर बढ़िया एच बॉन्डिंग है देन लिक्विड वाटर देन इम्प्योर वाटर, ये ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे। आधे को 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। 9 क्वेश्चन ऐसे नहीं बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर नहीं, इसके अलावा अर्ध गिर्द में हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। XCOF4 स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान है, 4 तो फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक लोन पेयर, यानी ये सब तो आंसर्स नहीं है, ये सब ट्रू स्टेटमेंट्स। आइए अब डी ऑप्शन को पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं क्या कहना चाहता है कि कार ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल इन 1,1 डाइक्लोरोप्रोपीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन विल बी अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री इन बोथ द केसेस। स्ट्रक्चर बनाओ दिख जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखना क्लोरीन क्लोरीन, ये जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 है, तो क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंगल 109 नहीं होगा 120 होगा। और टेट्राक्लोरोमीथेन में तो चल जाएगा यार, टेट्राक्लोरोमीथेन में तो चल जाएगा, वहां तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 109 डिग्री 28 मिनट होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, दैट इज वाई ये फॉल्स हो गया। फॉल्स किसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड एंगल कितना 120। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर रहे होंगे। और ये 10 के दम पे चलते हैं एक और क्वेश्चन, देखकर आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोचा मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊं क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम से ली शैटलियर प्रिंसिपल रिवाइज हो जाएगा। बेस्ट पार्ट आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ली शैटलियर प्रिंसिपल रिवाइज हो जाएगा। मैं सब कुछ बताता हुआ भी चलूंगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सीखो, साथ साथ सीखते चलो, घबराने की जरूरत नहीं। देखो एक तो आप घबराओ मत, कभी भी मत घबराओ। आप इस समय जिस भी लेवल पे हैं, आपका जितना भी परसेंटाइल आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आने वाला एक महीना आप बहुत शानदार मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। एक बढ़िया NIT सिक्योर कर लीजिए, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज, फिर जाइए एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखना मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये वेंट ऑफ इक्वेशन से आ जाता है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर किसी को नहीं पता तो अब याद रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा यदि रिएक्शन एंडो है तो, ठीक है। अब चलो बी पार्ट देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर यदि डिक्रीज कर रहा हूं तो के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इंक्रीज। और के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, यानी सेकंड में तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन। प्रेशर के केस में देखना, प्रेशर के केस में क्या है, डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पर डायरेक्शन या रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन वहां जाएगी जहां कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कैसे पता लगा, यहाँ पर देखना कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, 2 ए के और 1 बी का। यहाँ कितने ए, तो कम मोल्स कहाँ है, फॉरवर्ड में। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यानी ए और सी में से तो एक आंसर होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर कि इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दोस्त आसान है ये भी। डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो में, डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो में यदि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, सॉरी प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट आसान है कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो रिएक्शन कहाँ, बैकवर्ड। और आपका इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन जीरो, तो सीधा सा बात है बैकवर्ड। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए ऑप्शन। मैंने एक एक चीज आपको सिखाई इस क्वेश्चन में, जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात था टेम्परेचर वाला पॉइंट, प्रेशर वाला पॉइंट, ठीक है। पूरा ली शैटलियर प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो गया है। कभी क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को, और सही सही करके। आसान क्वेश्चन देखते ही सही कर सकते हो, देख लो सीख लो। पानी में कम सॉल्युबल कौन, दोस्त ध्यान रखेंगे क्या।
आप तो वीडियो पॉज करके आंसर ढूंढो। एज कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेज देन सॉल्युबिलिटी इन पानी। अरे पानी में सॉल्युबिलिटी क्या करेगा दोस्त? डिक्रीज करेगा। कार्बन का चेन इंक्रीज करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज कर रहा है, तो पानी में सॉल्युबल कम होगा, कम। ठीक है। आसान क्वेश्चन, बेसिक के बारे में पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो, आंसर ढूंढो, कमेंट करो। कमेंट भी कर दिया करो। कोई मस्त, कोई आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे ना कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया या हमने पहली बार सीखा, तो क्वेश्चन का नंबर भी लिख के कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मान लो मैं ऐसा सोचूं कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपने भी कमेंट किया कि सर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हमें, तो अपनी थॉट प्रोसेस मिलेगी। तो ऐसे ही मोस्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं ऐड करता चलूंगा दोस्त। ठीक है, ये तो पहला ही पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखें, सीखें। अब देखो बेसिक पूछ रहा है। कैसे? N2O3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक। आर्सेनिक और एंटीमनी तो दोगले हैं, दोगले, दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, दे आर एम्फोटेरिक। एंड बिस्मथ ऑक्साइड टाइपिकली मेटल, बिस्मथ इज टाइपिकली मेटल, सो बिस्मथ ऑक्साइड विल बी प्योरली बेसिक। ये बेसिक होगा, ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा, खत्म क्वेश्चन। एंटिहिस्टामाइन, मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर, हर साल एक क्वेश्चन आता है, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप सीख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एक्ट एज एंटीहिस्टामाइन? हिस्टामाइन यानी इन्फ्लेशन होना, खुजली होना, उसको रोकने के लिए कौन कौन सा ड्रग लेंगे? दैट वुड बी एंटीहिस्टामाइन। ड्रग का नाम याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चन। तो दो एंटीहिस्टामाइन उन्होंने लिख रखे हैं, कौन से? ब्रोमफेनेरामाइन, डाइमटेप या डाइमटेन, और दूसरा टर्फेनाडाइन, दैट इज सेल्डेन। ये इनका दूसरा नाम है, ठीक है, टर्फेनाडाइन या सेल्डेन। अब देखो इसी के नाम में बहुत कुछ सिखा छुपा हुआ है, सीखिएगा। कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? ब्रोम यानी ब्रोमीन है, फिन यानी फिनाइल है, अमाइन NH2 वाला ग्रुप भी होगा। ठीक है, ब्रोमीन भी होगा, फिनाइल भी होगा, अमाइन भी होगा। ध्यान रखेंगे? ध्यान रखेंगे, बोलो ना। अब इसको याद कैसे रखें? दो, अब देखो ना यार, इंसान जब 11th 12th में होता है, सुनना ध्यान से, इंसान जब 11th 12th में होता है ना, और कहीं ये आशिकी के चक्कर में पड़ जाए, तो बस उसका दिल और दिमाग एकदम साइलेंट हो जाता है। तब उसका दिल और दिमाग एकदम साइलेंट है। तो ठीक यहाँ पर भी ब्रोमफेनामाइन, टर्फेनाडाइन प्यार में पड़ गए हैं, तो इनके अंदर खुजली चल रही है ना, किसकी खुजली चल रही है? खुजली, हिस्टामाइन, खुजली किसकी है? सर इनकी खुजली तो है प्यार की, तो उसको मिटाने के लिए एंटी हिस्टामाइन कौन कौन से लेंगे? याद कैसे रखेंगे ब्रो? ये है दिल, डाइमटेन दिमाग, टर्पेनाफाइन यानी तेरा, सेल्डेन यानी साइलेंट है। आप क्या कहेंगे ब्रो? दिल दिमाग तेरा साइलेंट है क्योंकि तेरे को हो गई है खुजली, वो भी किसकी? प्यार की, उसको मिटाने के लिए लाएंगे ब्रो, दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। याद रखेंगे आप एंटेस्टामाइन, याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, ब्रोमफेनरमाइन। आगे चलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडवांस ने क्वेश्चन पूछा, मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने मॉडिफाई किया। क्या है? कहता है कि ये जो रिएक्शन है आप इसको फॉरवर्ड में कैसे लेके जा सकते हो? थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में फिजिकल का तड़का मारा इस क्वेश्चन में, तड़कदार क्वेश्चन है, तड़कदार। कैसे? सिखाता हूँ। कहते हैं फॉरवर्ड में कैसे जाएंगे, ली शटलियर प्रिंसिपल लगाओ फिर से। यदि यदि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़े, यदि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़े तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, यदि आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं, यदि आप ये कंपाउंड बना रहे हैं तो आप इसमें NaOH ऐड करते चले जाएंगे, NaOH ऐड करते चले जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो बाय एडिशन ऑफ NaOH रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, आप सिस डायोल्स ऐड कर लो। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो OH ग्रुप सेम साइड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें दो OH ग्रुप सेम साइड है, वो ऐड करने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। क्यों जाती है? मैं इसका रीजन आपको दे देता हूँ, क्योंकि आप समझदार लगते हैं मुझे। सर नहीं लगते तो क्या नहीं देते? ना तो भी दे देता हूँ क्योंकि मैं समझदार हूँ। मजाक कर रहा हूँ।
नहीं नहीं सर, आप तो हमारे मजे ले रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो देखिएगा। मजेदार तो है ये। ओहो, जल्दी का काम शैतान का। देखिए, आप जब ये सिस्टाइल्स ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वाटर का आप रिमूवल करते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं वाटर का रिमूवल करते जा रहे हैं, और एक आपको रिंग कुछ इस तरह से मिल जाएगी क्या, बहुत आराम से देखें तो। ये ना, ये चिलेशन फॉर्मेशन हो जाता है, किलेट बन जाती है, चिलेशन फॉर्मेशन, रिंग बनती है 5 मेंबर की। रिंग 5 मेंबर की बन रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी। फॉरवर्ड क्यों जा रही है? क्योंकि आप सिस आयोल्स ऐड कर रहे हैं। ये एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसमें पॉइंट ऐड करवा दिया, दैट इज एडिशन ऑफ एनएच। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। एनएच डालने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और सिस आयोल्स डालने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम लोगों के दिल का टुकड़ा नहीं, खौफनाक चैप्टर मैं कह सकता हूँ। मैंने ऐसा पाया इतने सालों में कि स्टूडेंट्स को आयनिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मन में एक फोबिया वाला फैक्टर रहता है, क्यों रहता है पता नहीं। और मैं तो जब जब ऑफलाइन बैचेज ले रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आ रही होती, एक सही सीक्वेंस के साथ जाएं। नो डाउट सभी टीचर्स बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बट क्या है ना, इसका फोबिया ही बना हुआ है। मतलब सभी टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट, इसका फोबिया बना हुआ है, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं। चलो सीखते हैं अपन ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारी बात है, ठीक है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप इंडिया में जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उस टीचर पे आंख मूंद कर भरोसा कर लें। क्यों सर? क्योंकि वो इकलौता ऐसा पर्सन है। तो आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में बच्चों, बहुत बहुत प्यारी बात, आपकी लाइफ में दो ऐसे लोग हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते। दो दो ऐसे पर्सन हैं, सिर्फ दो। पहला पहला पेरेंट्स, पहला पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया, और दूसरा टीचर, गुरु जो आपको पढ़ा रहे हैं इररिस्पेक्टिव द क्लास। आप नर्सरी में पढ़ रहे हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हो, पेरेंट्स और टीचर, बाकी सारी दुनिया मतलबी है। बाकी सारी दुनिया मतलबी, दोस्त वोस्त कुछ नहीं, ठीक है। टीचर पे आप भरोसा करें, टीचर से डाउट पूछें जितना आप पूछ सकते हैं। शर्माए ना टीचर से यार, शर्माए ना। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, एकेडमिक्स के अलावा भी आपको कोई डाउट है ना, कोई दिक्कत है, कोई बात करना चाहते हैं, आप करें, निश्चिंत होकर बात करें यार उनसे। आपको गाइड करेंगे और सही गाइडेंस देंगे, उससे उनसे दूर मत भागें यार। आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें। हर टीचर पढ़ाने वाला बहुत शानदार है दोस्त। आप उनसे खुल के बात करें, आप कनेक्ट होए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भरोसा जरूर रखना अपने टीचर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं फटाफट। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एक बार पानी में है, एक बार Na2SO4 में है, एक बार SaCl2 में। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहाँ होगी? सोचकर देखना, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट ऐसे टूटेगा क्या, स्ट्रॉन्शियम 2++ सल्फेट आयन। हाँ जी, पानी। देखो पानी तो बहुत खास डिसोशिएट होता नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H+OH-। कोई कॉमन आयन नहीं है, सॉल्युबिलिटी S1 तो सॉल्युबिलिटी S1, ठीक है। पहला सॉल्ट। दूसरे केस में देखना, अभी भी स्ट्रॉन्शियम सल्फेट तो टूट ही रहा है, स्ट्रॉन्शियम 2++ सल्फेट आयन। Na2SO4 भी टूट रहा है दोस्त, Na2SO4 भी कैसे, 2Na++ सल्फेट आयन। इसकी सॉल्युबिलिटी S1 तो इसकी सॉल्युबिलिटी S1। सोडियम सल्फेट भी तो टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 0.01, 0.02, 0.01। कॉमन आयन किसका लग गया, कॉमन आयन सल्फेट का लग गया, तो नेट सॉल्युबिलिटी S1 + 0.01 हो गई क्या? जब इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट साइड बढ़ गई है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। अभी आपने देखा था ना कि रिएक्टेंट में ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रोडक्ट में ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, रिएक्शन पीछे जाने लगी। एक और देखना, एक और देखना, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड टूटेगा SrCl2+2Cl- और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट तो वही Sr2++ सल्फेट आयन। बहुत आराम से देखना, इसकी सॉल्युबिलिटी S1 तो इसकी S1। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड अब की बार कॉमन आयन किसका लगेगा दोस्त, अब की बार कॉमन कॉमन स्पीशीज कौन सी है, Sr2+, 0.02। नेट सॉल्युबिलिटी 0.02 हो गई क्या? ज्यादा, ये भी कॉमन आयन के कारण बैकवर्ड में जाएगी, ये रिएक्शन भी बैकवर्ड में जाएगी। ज्यादा कहाँ जाएगी, जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ 0.02 वाले में ज्यादा है।
तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल तो S1 है ना, रिएक्शन पूरी की पूरी आगे आना चाह रही है, कोई कॉमन आयन नहीं है। अब उसके बाद कौन है सर, सिंपल सी बात है S2, क्योंकि यहाँ तो 0.01 वाला फैक्टर है, यहाँ 0.02 का फैक्टर है, देन S3। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कॉमन आयन से रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ड्यू टू कॉमन आयन रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल, अच्छा क्वेश्चन सीखा होगा आपने। डिस्प्रपोर्शनेशन बताना है, आसान क्वेश्चन, खट से याद कर लो, पता भी है कॉमन रिएक्शन, बस बता दो आंसर। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है दोस्त कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो। पहला ऑप्शन देखना, क्लोरीन, एक तो -1 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और +1 में आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, ये तो आंसर हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा। ओहो, कुछ तो खतरनाक आ रहा है, ओहो, पर ऑक्सी लिंकेज आ रही है दोस्त। फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज बतानी है दोस्त, CrO5। CrO5 देखना, CrO5 बहुत स्टैंडर्ड है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, दो दो परऑक्सी बॉन्ड ये रखता है। ठीक है, एक ये परऑक्सी बॉन्ड, एक ये परऑक्सी बॉन्ड, क्रोमियम +6 में रहेगा, दो परऑक्सी बॉन्ड रहेंगे, दो परऑक्सी बॉन्ड। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखना दोस्त, ये सब मेंस में आया हुआ पार्ट है, आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बताता हुआ चलूंगा, ये वाला जो एंगल है ना एनसीईआरटी में मेंशन है 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है, और ये अनायन ऑफ मार्शल एसिड है, दिस इज अनायन ऑफ मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। H2SO5 इज कैरोज एसिड, दिस इज कैरोज एसिड। अनायन ऑफ मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर देखना सर, एक और बार ऑक्सी नजर आ रहा है। हाँ हाँ, तो बस ठीक तो है, एक परऑक्सी बॉन्ड, जीरो परऑक्सी बॉन्ड। यहाँ कितने थे, दो, यहाँ कितने थे, जीरो, यहाँ कितना, एक। H2SO5 में देखना, H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो, एक ऑक्सीजन और चिपका दो, एक परऑक्सी बॉन्ड। तो मैक्सिमम किस में है, CrO5 में, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान भी रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट याद भी होता है, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सब याद भी रहता है। हो सकता है आपको भी याद होगा, आपने भी डायरेक्ट ये ऑप्शन टिक कर दिया होगा, नहीं तो देख लो, सीख लो, इनके स्ट्रक्चर्स भी ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन ऑर्गेनिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वीकेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक कहाँ होगा, देखो तीनों के ब्लेंड लेके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। देखना, पाई सिग्मा लोन पेयर है क्या, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, सो यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये इधर, ये इधर, रेजोनेंस हो रही है, सेम पाई सिग्मा लोन पेयर। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आसानी से टूट सकता है क्या, इन तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मैं इसको शॉर्ट में पीडीसी बोलता हूँ क्लास में, पीडीसी कैसे, मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ दोस्त, क्लोरीन पे आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, दिखने में सिंगल बट है डबल, तो टूटेगा कोई, ये तो सिंगल है भाई, सिंगल। ओहो, सिंगल से याद आया, पीछे वाला तुम कैसे हो, तो करेक्ट आंसर डी हो गया क्या, करेक्ट आंसर डी हो गया, पीछे वाला कह रहे सर हम तो हमेशा ऐसे ही है, हाँ तो तुम देख लो, तुम्हारा आंसर डी है भाई। चलो, अ, अगला 18th क्वेश्चन आज की क्लास का, एट 298 केल्विन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। सोचे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल कब बोलेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए दो बातें ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल तो बनना चाहिए, एंड किससे बनना चाहिए, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इन स्टैंडर्ड स्टेट, जो स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल हो। मिथेनॉल 1 मोल बन रहा है, बट लिक्विड की फॉर्म में मिलता है इसलिए गलत, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल लिक्विड में है, ठीक है। मिथेनॉल में कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में कैसी, गैस,
हाइड्रोजन कैसा, गैस H2 की फॉर्म में। कार्बन कैसा, सर कार्बन डायमंड में, ग्रेफाइट में, कार्बन ग्रेफाइट में होगा तो उसे डेल्टा एच फॉर्मेशन कहेंगे। दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH लिक्विड। ये क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ डायमंड आ गया। ये क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ऑक्सीजन O2 में होनी चाहिए थी, कार्बन अलग होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन। ठीक है। 19th क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी बहुत सारे लोग, पढ़ने वाले बच्चे गलत कर देंगे। कैसे, ट्राई करो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अपने को तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ही नहीं पता, आप स्ट्रक्चर बना दो, हम आंसर कर देंगे। फिर मैं उन्हें क्या कहूंगा, तुम्हें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो पता है, वो बल्कि बेस, हाँ सर वो तो पता है। तो बस उसी की तरह है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन होना चाहिए और टर्शरी वाला ग्रुप होना चाहिए। ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप इसका नाम है ना कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, ताकि पता भी लग जाए स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन तक पहुंचे भी या नहीं पहुंचे। हवा में ही तीर चला रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट करना वेट रहेगा। 20th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन, इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। सोच कर देखना, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3+Cl2 में। इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए। PCl5 टूट रहा है PCl3+Cl2 में, तो डेल्टा H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और आपको ध्यान हो मैंने बताया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इक्विलिब्रियम क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद है, अभी तक मैंने पहले बताया था, पहले आज की क्लास में, आज की वीडियो में, Cl2 वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, Cl2 वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, Cl2 प्रोडक्ट साइड है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। सर ये तो घट रहा है, गलत। ये कहीं क्रॉस क्रॉस हो रहे हैं, नहीं। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखना क्या हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही, सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो घट गया, तो ये आंसर नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, यानी Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सी वुड बी द राइट आंसर। कैसे सोचा गया है, ये क्या कह रहा है, एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा, फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये नहीं, ये गलत। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी नो डाउट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, सी ऑप्शन। कैसे सोचा, सिर्फ इस लाइन से जो आपको पहले मैं बता चुका था, जो मैं पहले बता चुका था। 20 क्वेश्चन अभी तक आपने इंटीजर ओ MCQ टाइप किए। आइए अब कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते हैं, आइए अब कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। 20 में से आप चेक कर लेना कितने आपके सही हैं, हालांकि वो तो ओवरऑल लास्ट में देखना। ML6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स CFSC दे रखा है। डेल्टा टी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पूछा है। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला क्या फार्मूला है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, 4/9 27,000। डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसा लिख दूं क्या, ये कितने पे कट गया, 3,000 पे कट गया पूरा पूरा, तो 12,000 आंसर आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक्स का वैल्यू वुड बी, करेक्ट आंसर वुड बी 12। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में जरूर आते हैं यार, इंटीजर टाइप में। गलती मत करना यार, आसान क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो क्या कह रहा है, 22, 22वें नंबर का क्वेश्चन यार, 22 क्वेश्चन आ गए, अच्छे खासे कर लिए। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर दिस। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 50। तो डेल्टा एच बता दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सॉल्व करते हैं। देखो डेल्टा एच निकालने का एक फॉर्मूला है, याद भी रखना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन, ज्यादा कौन सी है, सर ज्यादा तो बैकवर्ड वाली है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। कैसे सोचा, फॉर्मूले से ही सोच लो, फॉर्मूले से ही सोच लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। यहां से यहां तक क्या है, ये फॉरवर्ड, एंड यहाँ क्या है, ये बैकवर्ड, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा एच है दोस्त।
तो यहाँ पे डेल्टा एच फॉरवर्ड में कितना 90, बैकवर्ड में कितना 100, तो -10 आ गया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की 50 किलो जूल से कम हो गई, तो डेल्टा एच कितना होगा दोस्त? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच, ये एक्टिवेशन एनर्जी जितने से कम हुई ना फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की भी उतने से ही कम हो जाएगी, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ये ग्रीन वाला इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। यदि ये वाला नया वैल्यू, मैं ये डैश लिखता हूँ ग्रीन वाला, यदि वो 50 से कम हो गया तो 40 रह गया, तो ये बैकवर्ड भी उतना ही कम हो जाएगा, 50 रह जाएगा। तो अभी भी डेल्टा एच कितना रहेगा दोस्त? 40 माइनस 50 -10 ही रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज पूछा तो 10 ही आंसर रहेगा। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से फॉरवर्ड की जितनी कम करोगे उतनी ही बैकवर्ड की कम होगी, तो डेल्टा एच रिमेन सेम। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। यदि आपको पता है कि डेल्टा एच कैसा फंक्शन है तो आप वहां से भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। डेल्टा एच इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यदि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, नहीं है तो आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो। ये वाला डेटा कितना हो गया 40, तो ये भी उतने से ही कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। अभी भी डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा 10, अभी भी डेल्टा एच तो रहेगा सेम 10 रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते भी रहे हैं। गैसियस स्टेट से उठाया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऐसे पाया कि कुछ सालों से इंटीजर टाइप में तो मेंस खाली फिजिकल केमिस्ट्री रखता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसमें रख लेता है। किसमें? अरे ऑब्जेक्टिव टाइप में, इंटीजर टाइप में सिर्फ फिजिकल रखता है वो। फिर भी देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि यूएमपीएस, मैं इधर लिखता हूँ, यूएमपीएस का फॉर्मूला है 2RT/m इज इक्वल्स टू RMS। यूआरएमएस का फॉर्मूला है 3RT/m, और दोनों की स्पीड है बराबर, चिपका दो, √over 2RT of gas upon mass of gas will be equals to √over 3RT टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ O2। रूट से रूट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 इंटू टेम्परेचर कितना गैस का 150 डिवाइड बाय मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3 इंटू टेम्परेचर कितना 400 डिवाइड बाय मास कितना 32। तो दोस्त यहाँ से सॉल्व करके मास ऑफ गैस आ जाएगा क्या? दोस्त यहाँ से सॉल्व करके मास ऑफ गैस आ जाएगा क्या? ये 300, तो ये देखना, ये 300 पे कट गया क्या? पूरा पूरा खत्म। तो ये कितना 8 हो गया क्या? 8 ग्राम पर मोल आ गया क्या? एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से तो 8 ग्राम पर मोल आ जा रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर से फ्रेम्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बता दीजिए कितने होंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। कैसे करना है इसका? फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, आपको दिख जाएगा फोटो। कैसे? ये मेन चेन है क्या? 1 2 3 4, दो कायरल सेंटर, COH COH। एक केस तो ये हो सकता है क्या OH OH सेम साइड हो? हाँ जी, और एक केस क्या हो सकता है OH इधर OH इधर अपोजिट साइड हो। जब ये वाला आप जब केस ले रहे हैं तो दोस्त, जब आप ये वाला केस ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ये खुद एक रहेगा और एक इसका क्या होगा मिरर इमेज, क्योंकि इसमें कोई कोई भी इनएक्ट कोई भी सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक इसका होगा मिरर इमेज, ये है एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक इनएक्टिव दो एक्टिव, टोटल कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 2। कैसे कैसे? 1 + 2, 1 तो यहाँ से आया और 2 यहाँ से आए, टोटल 3। कोई फॉर्मूला वगैरह ना लगाएं, बनाकर देखें, फॉर्मूले के चक्कर में स्टीरियो आइसोमर्स की कैलकुलेशन में ना पड़े। ठीक है दोस्त, अगला करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रेट आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए गैस ऑफ वेपर डेंसिटी 8.5, इक्विवेलेंट मास बता दो नाइट्रेट आयन का। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं नाइट्रेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद का रिडक्शन करेगा और रिड्यूस होकर एक गैस बना रहा है। नाइट्रेट आयन कोई एक गैस बना रहा है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, बट उस गैस का वेपर डेंसिटी दे रखा है। क्या दोस्त वेपर डेंसिटी ऐसा रहता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो दोस्त यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो वेपर डेंसिटी इंटू 2, वेपर डेंसिटी 8.5 2, 17 ग्राम वो गैस है। दोस्त 17 ग्राम गैस से मुझे अमोनिया की याद आती है।
अमोनिया गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 17। यानी नाइट्रेट आयन किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद रिड्यूस हो रहा होगा। कितने में रिड्यूस हो रहा है चेक कर लो, +5 से -3, तो एन फैक्टर कितना हो गया दोस्त? नंबर लाइन पे चेक कर लो, +5 से -3 कितना, 8 का डिफरेंस है, 8 का चेंज है। अब यहाँ पर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना नाइट्रेट का, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 16×3 = 48 +14 48 और 14 62 हो गया, डिवाइड बाय एन फैक्टर 8, 62/8 आपका आंसर आ गया, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। केस पता लगा के कैसे डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, केस पता लगा कैसे डिस्कस कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। दोस्त उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आज की क्लास में दोस्त, 25 ये रहा 7.75, 25 क्वेश्चंस मैंने शेयर डिस्कस किए हैं। आप मुझे कमेंट करके दो चीजें बताएंगे, एक तो उस क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट करके आप अपना बताएंगे स्कोर। 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, नहीं 100 नंबर का केमिस्ट्री में आज डिस्कस कर चुका हूँ। 100 मार्क्स का मैं केमिस्ट्री आज पहले लेक्चर में डिस्कस किया हूँ। आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आप अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे, वो भी ईमानदारी से दोस्त। जितना भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बट आपको अपने काम में ईमानदारी रखनी है। पहला सेशन था, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई, और ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सीखें और चीज़ों को करते चलें। पहला प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना, प्लस अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना। अगले सेशन में उस शानदार क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्तों।